हाँ जी, कनेक्ट करें बेटा फटाफट। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा जिन बच्चों ने क्लास जो है वो ऑन नहीं की थी, मतलब कल वॉच नहीं की थी लाइव के साथ, तो उन्होंने अपनी रिकॉर्डेड क्लास देख ली है। हाँ भाई कंचन बेटा, आपने रिकॉर्डेड क्लास देख ली? मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कौन कौन प्रेजेंट है। ठीक है, सारे बच्चे प्रेजेंट हैं। तो ठीक है बेटा, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम आज की। देखो फटाफट, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था, लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिकली जो है वो हमने सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी किया था, मतलब हमने वो केस स्टडी किया था। तब हमारा जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, तब हमारी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड थी, तो इस केस के अंदर हमारा सर्कुलर पाथ बनता है। अब जो हम केस डिस्कस करने जा रहे थे, उस केस के अंदर जो हमारा वेलोसिटी थी वो एट सम एंगल थी, एट सम एंगल विद बी। तो इस केस में हेलिकल पाथ बनता है। ठीक है, अब हेलिकल पाथ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ फटाफट। अगर इस डायरेक्शन में बेटा मैग्नेटिक फील्ड है सभी का, मतलब सारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, और यहाँ पे कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर करता है हमारे पास, तो इसके हम दो पार्ट कर सकते हैं। हम बेसिकली कहेंगे इसका एक वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये v cos थीटा होगा, और अगर ऊपर की साइड कुछ है तो ये v sin थीटा होगा। अब हमें ये पता है ये जो पार्ट है ये इसको करवाएगा, आगे बढ़ाएगा, मूव फॉरवर्ड, और ये जो पार्ट है ये रिस्पॉन्सिबल होगा सर्कुलर मोशन के लिए। इसको हम बहुत बार v परपेंडिकुलर और इसको हम v पैरेलल के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में कुछ इस तरीके का पाथ बनेगा। अब इसमें बाकी सारी चीजें तो पुरानी जैसे ही रहेंगी, इसमें कुछ चीजें नई इंट्रोड्यूस होंगी। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं फिर से। अब हमें ये पता है कि जो भी हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो किसकी हेल्प से दिया जाएगा, वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मिलेगा हमें। तो कहने का मतलब है कि हम कहेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये किससे दिया जाएगा, ये क्यू वी बी साइन थीटा से दिया जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखिए, अब हम बेटा वेलोसिटी का वो कंपोनेंट ले रहे हैं जो परपेंडिकुलर है, तो v sin थीटा तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा हमारे पास। या फिर आप ऐसे समझ लो कि अगर हम इस कंपोनेंट की बात करें तो ये कंपोनेंट तो हमारे b के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जहां जहां पे v है वहां पे तो v परपेंडिकुलर कर दो, और इस थीटा को जो है हम 90 डिग्री पुट कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? वैसे तो मैंने आपको ये एज ए होमवर्क दिया था, आपको इसमें पता होना चाहिए बेटा क्या है। अब देखिए, हम यहां से कह सकते हैं कि जो आपका रेडियस आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो हम कहेंगे एक v परपेंडिकुलर से एक v परपेंडिकुलर कैंसिल हो सकता है, और हम कहेंगे एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू इंटू बी, क्योंकि आपको पता है साइन 90 जो है वो 1 हो जाएगा। तो ये आपके रेडियस का फॉर्मूला आ गया। अगर आप यहां से v परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो होती है v साइन थीटा, और आपका आंसर आएगा बेटा एम वी साइन। क्या इतना क्लियर है बेटा सभी को? मैम हाँ जी, एक सेकंड एक बेटा। बार रिपीट कर दो। बेटा कौन सा पार्ट रिपीट करना है, एक बार ये बोलो। मैम ये मैग्नेटिक फोर्स के आगे ये अच्छा ठीक है, डेरिवेशन एक एक सेकंड, बार। शायद ना मेरे ईयरफोन्स कनेक्ट नहीं है, तो मे बी तुम्हें भी वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ से कनेक्ट शो कर रहा है। चलो ठीक है, एक बात ये बताओ, तुम्हें मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, एक सेकंड रुकना बेटा। क्या अभी तुम्हें मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। मैम ज़्यादा बेटर थी। ओके ठीक है, मतलब इसके अंदर एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड का होल्ड हो ताकि डिस्टरबेंस ना हो फोन में। हाँ ठीक है, श्रुति अब बोलो बेटा, एक बार कहाँ से रिपीट करना है?
मैम ये डेरिवेशन रिपीट कर दो। ये वाला डेरिवेशन श्रुति, यस मैम। देखो यस बेटा, मैम। इसमें क्या हो रहा है बेटा कि आपका जब पार्टिकल एक एंगल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो इस केस में आपकी जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट जो है वो v cos थीटा है और जो दूसरा कंपोनेंट है वो v sin थीटा है। अब देखो क्या होगा, अगर मैं सिर्फ v sin थीटा जैसा कंपोनेंट होता, जैसा हम पीछे वाले केस में डिस्कस कर चुके हैं, मतलब मान लो इस साइड में आपका मैग्नेटिक फील्ड v है और इस साइड में आपकी वेलोसिटी v है, तो अब आप एक बार मेरे को ये बात बताओ कि अगर ये वाला केस होता है कि v और v आपस में परपेंडिकुलर है, तो इस केस के अंदर बेटा क्या ट्रेजेक्टरी होती है आपके अकॉर्डिंग? हाँ जी श्रुति बोलो बेटा। मेरी वॉइस आ रही है बेटा आप सभी के पास? यस मैम। हाँ जी, तो श्रुति अगर आप आंसर करो बेटा कि अगर हमने लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था तो v और v आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कैसी ट्रेजेक्टरी होती है? सर्कुलर। सर्कुलर पाथ होती है, एग्जैक्टली देखो अब आप एक सोचो बेटा, अगर ये वाली वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिए हैं मैंने, जो ये कंपोनेंट है इसको एक बारी के लिए भूल जाओ, ये अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है, तो सर्कुलर पाथ के लिए सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ये चीज का ध्यान रखना हमेशा। तो देखो अब आपको सर्कुलर पाथ में घूमना है, तो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे देखो बेटा ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी हेल्प से मिलेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मैग्नेटिक फोर्स की हेल्प से मिलेगा। तो मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पे कि mv² जो है वो qvb sin थीटा के बराबर होना चाहिए। जो ये वाला जो थीटा होता है बेटा ये होता है एंगल बिटवीन v एंड वेलोसिटी। अब देखिए, अब आप इस वाली वेलोसिटी पे ध्यान मत दो, इस वाले वेलोसिटी पे ध्यान मत दो, इस वेलोसिटी के तो मैं दो पार्ट ऑलरेडी कर चुकी हूं, तो आप सिर्फ ये ध्यान दो कि एक तो इसका ये कंपोनेंट है और एक इसका ये कंपोनेंट है, और मैं इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ डील कर रही हूँ। और अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ डील कर रही हूँ तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट के नाम से ही क्लियर है कि एंगल कितना हो जाएगा 90। तो ये साइन वाला फैक्टर है वो खत्म हो चुका है। और आप खुद सोचो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही तो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लिख दिया और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लिख दिया, और एक v से एक v को कैंसिल कर दिया, r को मैं यहाँ लेके गई हूँ और q और v को बेटा मैं नीचे लेके गई हूँ और v परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लिख दिया। श्रुति समझ आया? यस मैम। ओके मैम तो भाई एक बात आप यहाँ तक मुझे फटाफट बताओ बेटा, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है या यहाँ तक सभी को समझ आ चुका है? मैम आ गया। ओके अब हम आगे मूव करते हैं बेटा। जिस तरीके से अगर आपने रेडियस निकाला है, इस तरीके से अगर कोई आपसे वेलोसिटी के बारे में पूछे, मतलब आपके सामने कैसा न्यूमेरिकल आए जिसमें आपको रेडियस पता है, आपको चार्ज पता है और आपको बी पता है, मास पता है, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं कौन सी, परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला और क्रिएट करते हैं कि v परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा qbr डिवाइड बाय m। वैसे हमें पता है कि v परपेंडिकुलर v sin थीटा के बराबर है। अब देखो अगर आपको वेलोसिटी पता है बेटा, अगर आपको रेडियस पता है तो आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने लास्ट केस में निकाला था। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो हम कहेंगे 2 पाई r और डिवाइड बाय स्पीड। देखिए अब एक बात सोचो बेटा, टाइम पीरियड किसके बारे में बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड का मतलब है जितनी देर में पार्टिकल अपना सर्कल कंप्लीट कर रहा है, और सर्कल के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है बेटा, सर्कल के लिए हमारी परपेंडिकुलर वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। तो हम कहेंगे सर्कल में अगर मूव करना चाहते हो तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी के साथ डील करना पड़ेगा। अब देखिए चाहे तो आप r की वैल्यू पुट कर दो, चाहे आप v परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दो, आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर रही हूँ यहाँ से, तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 2 पाई, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से फटाफट देखो एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू भी लिखा हुआ है, तो ये होगा एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू भी, और डिवाइड में बेटा यहाँ पे आपके पास एक और v परपेंडिकुलर था तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपका फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई m डिवाइड बाय क्यू भी। और आप देख रहे होंगे ये फॉर्मूला एग्जैक्टली उतना ही है जितना हमने लास्ट केस में किया था, क्योंकि हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं ये बात कि
वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं होता टाइम पीरियड से। अगर हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं उसका इफेक्ट जो है वो सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिलता है, वो रेडियस पे देखने को मिलता है, ना कि आपके टाइम पीरियड के ऊपर। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अब देखिए बेटा, अब ये सारी चीजें तो हमने पिछले केस में ही पढ़ी, तो यहाँ पे नया क्या है, यहाँ पे एक नई टर्म है बेटा हमारे पास, पिच। अब देखिए पिच का मतलब क्या होता है। पिच का मतलब ये होता है, देखो बेटा जरा एक बार ध्यान से ऑब्जर्वेशन करना। अगर बेटा मैं इस पॉइंट से ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करूं, देखो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है मेरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल वो सर्कल कंप्लीट कर रहा है। और देखो सर्कल कंप्लीट करने का क्या मतलब है, तो मैं सामने से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। जैसे मान लो मेरा ये मार्कर है, मुझे सर्कल कंप्लीट करना, तो मैं कहूंगी यहाँ से स्टार्ट हुए और ऐसे घूम के वापस मार्कर के पास आ गए तो मेरा सर्कल कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मेरा मार्कर है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं घूम तो रही हूँ लेकिन वापस घूम के मैं सर्कल के पास नहीं पहुंच पा रही, मतलब उसी मार्कर के पास नहीं पहुंच पा रही। उसका रीजन है, देखो बेटा यहाँ पे एक और वेलोसिटी है हमारे पास v cos थीटा, जो उसको वापस अपने सेम पोजीशन पे नहीं आने देगी, वो उसको आगे भी मूव करवाएगी। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें टायर्स लगे होते हैं, तो आप देखो बेटा जैसे गाड़ी आगे चल रही है, व्हीकल आगे चल रहा है, तो वो टायर क्या कर रहे हैं, रोटेट करने लग रहे हैं, लेकिन रोटेशन के साथ साथ वो आगे भी तो मूव कर जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। अगर मैं इस पॉइंट को ऑब्जर्व करूं तो ये पॉइंट सर्कल तो कंप्लीट कर रहा है, लेकिन सेम टाइम पे ये पॉइंट धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। जैसे आप मेरे हाथ को ऑब्जर्व करना, एक तो तरीका ये है कि मैं सिर्फ ऐसे मूव करवाती रहूं, मतलब यही इसी पॉइंट पे ये हाथ जो है वो मूव कर रहा है। और अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, अब मैं वापस अपने पॉइंट पे ना आके थोड़ा सा आगे बढ़ जा रही हूँ, तो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन है। तो देखो पिच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the particle in time period, in one time period आप ऐसे कह सकते हैं। मतलब जितनी देर के पार्टिकल, जितनी देर के लिए पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, उतने ही टाइम में वो पार्टिकल कहीं ना कहीं आगे भी मूव कर जाएगा, और जितना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आगे कवर करेगा उसी को ही हम उसकी पिच बोलते हैं। तो देखिए बेटा आगे लेके जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है, यहाँ पे जो v cos थीटा है ये वो वेलोसिटी है जो पार्टिकल को आगे लेके जाएगी। पिच एक तरीके का डिस्टेंस है। तो एक बात बताओ डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे आपके डिस्टेंस का नाम क्या है, पिच, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम पिच कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए स्पीड, अब एक बात बताओ पिच को कवर करवाने वाला कौन सा स्पीड है या कौन सा मतलब अपना कंपोनेंट है, तो वो कंपोनेंट है हमारा v cos थीटा। तो हम कहेंगे स्पीड की जगह आएगा हमारा v cos थीटा। और कितनी देर में निकालनी होती है पिच, पिच हमेशा डिफाइन की जाती है वन टाइम पीरियड के लिए, तो टाइम की जगह यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड आएगा। और बेटे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, तो ये बनेगा v cos थीटा साथ में 2 पाई m अपॉन क्यू बी। हाँ भाई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, पिच की कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो? Ma'am. नो मैम। हाँ जी बोलो, श्रुति बोलो बेटा। मैम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और बोल रहा था। अच्छा ओके, वो सॉरी पुलकित के नाम से किसका लिस्ट है, बोलो बेटा। मैम अभी आपने जो ये बताया था ना मैम, आपकी वीडियो बार बार उसमें जा रही है मैम, मतलब क्या हुआ आपकी वीडियो वीडियो चली में, क्या जाती है बार बार। एक बार रिपीट करो बेटा। मैम आपकी वीडियो मतलब डिस्कनेक्ट हो जाती है बार बार। ह्यूमन नहीं हो बेटा रही। एक बार शायद हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो, एक बार अभी बोर्ड पे सारे समराइज है, एक बार आप इसमें देखो, अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आता है तो मैं उसको रिपीट कर देती हूँ, अभी मैं साइड हो जाती हूँ। मैम ये तो समझ में आ गया मैम। ओके, किसी और का कुछ डाउट हो बेटा, जो जितना भी हमने अभी तक बोर्ड पे डिस्कस किया है, अगर कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट का तो एक बार के लिए बोर्ड को ध्यान से देखो और फिर मुझे बताओ। हाँ भाई क्लियर है सभी का, आगे बढ़ जाएं। यस मैम। ओके,
अब देखो बेटा आगे चलते हैं। अब आपने दोनों केसेस को डिस्कस कर लिया है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। यहाँ पे अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आना है तो आपसे इस तरीके से बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई अगर आपकी वेलोसिटी पैरेलल है आपके मैग्नेटिक फील्ड के, तो पैरेलल के केस में पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। दूसरी चीज हमारे पास आती है कि अगर हमारी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो उस केस में वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। अगर हमारी वेलोसिटी किसी एंगल के ऊपर है तो उस केस में वो हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा। बेसिकली आपको 3 वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, स्ट्रेट पाथ, सर्कुलर पाथ और हेलिकल पाथ। स्ट्रेट पाथ तब पार्टिकल की वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल है, सर्कुलर पाथ तब आपके पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और तीसरी चीज हेलिकल पाथ तब एक एंगल पे होता है। और इन तीनों ही केस में अगर आपने देखा हो तो आप हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रेडियस का। रेडियस है बेटा mv/qb, और यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी का पार्टिसिपेशन होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी का पार्टिसिपेशन होता है। अब मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाने जा रही हूँ, उसमें आपको देख के बताना है कि ये पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, हेलिकल होगा या फिर सर्कुलर होगा। तो देखो बेटा यहाँ तक नोट कर लेना आप। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे मैंने एक बाउंड्री लगा दी है, इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस में, ये क्रॉस से मैंने मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया है, और ये सिर्फ हमारी इस बाउंड्री के राइट साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे तो इनफाइनाइट तक है, मतलब ये आगे पूरा है, मैं बना नहीं रही हूँ। इस साइड में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, और बेटा यहाँ से एक पार्टिकल एंटर करता है इस तरीके से, और यहाँ पे ये अल्फा एंगल बनाता है। तो अब मेरे को ये बताओ, जो सामने आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में किस तरीके का पाथ बनेगा, 1 बाय 1 बताएं बेटा। मैं बोर्ड के सामने से हट जाती हूँ, अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये एक पार्टीशन है, इसको आप पी क्यू नाम दे सकते हो। पी क्यू के इस साइड में आपका मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, इस साइड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, पार्टिकल की वेलोसिटी है v, इसका चार्ज है q, वो इस तरीके से एंटर कर रहा है कि यहाँ पे अल्फा एंगल बन रहा है। बताओ इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी। यस कम ऑन बेटा, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आप तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करें और बताएं कि इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी। बोलो भाई, अरे घबरा क्यों रहे हो, कुछ तो आंसर बोलो। समझ ही नहीं आ रहा। यशिका क्या समझ नहीं आया बेटा। मैंने डायग्राम आपने बनाया ना, उसके अंदर आप आंसर पूछ। बेटा यहाँ पे एक लाइन है पी क्यू, इस पी क्यू लाइन के राइट हैंड साइड में फील्ड अवेलेबल है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी फील्ड अवेलेबल नहीं है। यहाँ से चार्ज पार्टिकल अल्फा एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है। जब ये पार्टिकल इस रीजन में एंटर कर जाएगा तो इसका पाथ कैसा होना चाहिए, ये है मेरा क्वेश्चन। सर्कुलर। एक बार दोबारा बोलो बेटा, मुझे वॉइस सुनाई नहीं दी। सर्कुलर मैम। सर्कुलर, हाँ बिल्कुल एग्री कर रहा है कि सर्कुलर पाथ है, मैथ के अकॉर्डिंग सर्कुलर पाथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक एंगल भी दिखाई दे रहा है अल्फा, क्या इस एंगल का कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मे बी सेमी सर्कुलर बन जाएगा फिर। सेमी सर्कुलर, ओके, मतलब बेटा सर्कल या सेमी सर्कल बनेगा वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अब आप ये सोचो कि
इस अल्फा का देखते हुए क्या किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आई है कि भाई एंगल बन रहा है यहाँ पे, और एंगल के केस में तो हेलिकल पाथ बनता है? अगर किसी के दिमाग में ये बात आई हो तो मुझे बताओ एक बार। यहाँ पे एंगल है, इस एंगल को देख के किसी को ये बात लगी है कि यहाँ पे पाथ हेलिकल हो सकता है? या सभी के दिमाग में एक ही ऑप्शन है, सर्कुलर? चलो अगर किसी के दिमाग में आया भी हो कि यहाँ पे हेलिकल बनेगा तो उसका मिसकॉन्सेप्शन में दूर कर देती हूँ बेटा। ध्यान से सुनो, अगर आपकी वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होती है तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर आपकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी होती है तो सर्कल, और आपकी वेलोसिटी जो है वो थीटा एंगल पे होती है बी के साथ, तो उस केस में हेलिकल आता है। अब इस केस में बेटा एक एंगल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो एंगल है ना ये इस लाइन के साथ है। ये एंगल किसके साथ है? इस लाइन के साथ है, ना कि ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ है। हेलिकल पाथ के लिए जो आपका एंगल है वो वेलोसिटी और बी के बीच में होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, अब बेटा बी कहाँ है? बी तो बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब बोर्ड से कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो ध्यान रखना बेटा, जो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, अगर पूरे बोर्ड पे कहीं पे भी पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर ही होगी। मतलब ये जो एंगल है ये इस लाइन के साथ बन रहा है, ना कि किसके साथ? आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो देखो कौन सा केस हुआ? मैग्नेटिक फील्ड और बी तो हमेशा परपेंडिकुलर है, तो ये सर्कल का केस बनेगा। लेकिन ये एंगल की वजह से ये बात किसी ने बिल्कुल सही बोली कि यहाँ पे सर्कल शायद कंप्लीट ना हो पाए। अब सर्कल किस तरीके से कंप्लीट होगा नहीं होगा उसके बारे में अभी हम जानेंगे। देखो भाई, अब जैसे ही ये पार्टिकल अंदर एंटर करेगा तो ये पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा, और हो सकता है ये पार्टिकल इस तरीके से बाहर भी निकल जाए। तो ये आपके बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस है बेटा, और ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अब इस केस को हम अच्छे से समझें कि ऐसे केस को हमें कैसे हैंडल करना होता है। तो अब ध्यान से सुनिए, अगर आपको ये जज करना है बेटा कि ये एक्चुअली सर्कल है, मतलब सर्कल का एक पार्ट है, ये क्या है बेटा? एक सर्कल का सिर्फ एक पार्ट है, और आपको ये जज करना है कि भाई ये सर्कल जो है इसका सेंटर कहाँ पे होगा। तो अब एक बात मुझे ये बताओ, अगर आपके सामने कहीं पे आर्क बना रखी है तो क्या आप इस आर्क की हेल्प से इसका सेंटर फाइंड आउट कर सकते हो? हाँ भाई, ये जो आर्क मैंने यहाँ पे बना दी है, क्या आप ये बता सकते हो कि ये आर्क जिस सर्कल का पार्ट है उसका सेंटर कहाँ पे होगा? तो आप अपनी नोटबुक साथ लेके बैठे हो बेटा, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप नोट करना, क्योंकि मैं नोटबुक सॉरी मैं बोर्ड पे एग्जैक्टली वो लाइंस नहीं लिखूंगी, मैं तुम्हें स्टेप्स बताऊंगी कैसे हैं। बेटा कोई भी दो पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने और ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट बनाओ, ये मैंने टेंजेंट बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने टेंजेंट बना दिया, दोनों पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बना दिया। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी दो पॉइंट लेने हैं, दोनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। पहले स्टेप में आपको टेंजेंट बनाना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एक लाइन बनानी है जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। सेकंड स्टेप है ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दी बेटा, ये क्या है? इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे भी मैंने एक लाइन बना दी जो इस टेंजेंट के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों लाइन जहां पे मीट करेंगी बेटा, वही इसका सेंटर होगा। हाँ भाई, सेंटर फाइंड करना सीख गए? यस मैम। अब देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले टेंजेंट बनाना है किसी भी दो पॉइंट के ऊपर, फिर टेंजेंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होनी चाहिए, और जहां पे वो दोनों लाइन मीट करेंगी वही उसका सेंटर बन जाएगा। तो देखो सेम काम मैं यहाँ करने जा रही हूँ बेटा, यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट बनाया और मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे भी टेंजेंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, और दोनों के दोनों परपेंडिकुलर यहाँ मीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपका सेंटर है।
ठीक है, अब देखो सेंटर से सर्कल तक ज्वाइन करते हो वो रेडियस r होती है, सेंटर से सर्कल तक ज्वाइन करते हो तो वो रेडियस r होती है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? अब आगे देखो बेटा, इसके अंदर हमें आगे क्या पढ़ना है। अब बहुत बार इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि अगर आपको ये एंगल ऑफ एंटरिंग पता है, एंगल ऑफ एंट्रेंस पता है, तो ये एंगल ऑफ एग्जिट भी निकालना पड़ता है आपको, ठीक है। तो उसके बारे में कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे। अब एक बात सोचो बेटा, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ जो इस तरीके से है, और ऐसे ही एक लाइन में यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेती हूँ। अब देखो बेटा, अगर ये एंगल अल्फा है और ये 90 डिग्री है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा बन जाएगा। अब दूसरी चीज देखिए बेटा, ये आपका टेंजेंट था और ये लाइन आपने टेंजेंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ की थी, तो इसका मतलब ये जो डॉटेड लाइन है और ये टेंजेंट आपस में 90 डिग्री पे है। बेटा ये एंगल अगर 90 माइनस अल्फा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल अल्फा ही होगा। क्या इतनी बात समझ आई सभी को? यस मैम। भाई यहाँ पे मैंने 3 एंगल मार्क किए हैं बेटा, मैंने कहा है ये एंगल ऑफ एंट्रेंस है वो अल्फा है, फिर ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा है और इसके ऊपर वाला एंगल अल्फा है। क्या यहाँ तक की बात समझ आई सभी को या कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? एक बार रिस्पॉन्स करो बेटा कि रिपीट करना है या फिर यहाँ तक क्लियर है, हम आगे बढ़ सकते हैं। हम क्लियर है। ओके, अब देखो बेटा, अगर यहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में कैसी है? पैरेलल है। अगर पैरेलल है बेटा तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा? आपका अल्फा होगा, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का काम करेंगे। अब आगे सुनना ध्यान से बेटा, ये दो ट्रायंगल के बारे में ध्यान दो। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q नाम, ये लाइन PQ थी। आप ये दो ट्रायंगल के बारे में ध्यान से देखो, इन दो ट्रायंगल में क्या हो रहा है बेटा, ये लाइन रेडियस है और ये लाइन भी क्या है? आपका रेडियस है। ये लाइन रेडियस है और ये लाइन रेडियस है। ये लाइन जो है वो दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है, ये लाइन दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है, और ये लाइन दोनों में क्या है? बराबर है। तो इससे आपको पता चलता है बेटा कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। हाँ भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो मैम। ओके, आगे देखो बेटा, अगर ये एंगल अल्फा है तो देखो, अब हमने जो स्टेप यहाँ से यहाँ पहुंचने में किया है ना, सेम स्टेप रिपीट हो जाएंगे बेटा। ये एंगल अल्फा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर की हेल्प से ये एंगल भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो देखो ये वाली लाइन जो है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री पे थी, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और फिर से जो ये वाला एंगल है ये फिर से अल्फा हो जाएगा। तो इस पूरी कॉन्वर्सेशन में मैं सिर्फ आपको एक कंक्लूजन का पॉइंट बताना चाहती हूँ। देखो बेटा, ये लाइन थी आपके पास, इस लाइन के साथ पार्टिकल अंदर एंटर करते वक्त कितना एंगल बना रहा था? अल्फा। मतलब एंगल मेड बाय particle with PQ during entrance is alpha, ठीक है। अब देखिए, अब एंट्रेंस के टाइम पे अगर वो अल्फा एंगल बना रहा था तो यहाँ पे देखो एग्जिट करते टाइम भी वो पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे एंगल मेड बाय द पार्टिकल विद PQ ड्यूरिंग एंट्रेंस एंड ड्यूरिंग एग्जिट, दोनों ही क्या होंगे बेटा? अल्फा होंगे। और यही आपका कंक्लूजन का पॉइंट है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। हाँ भाई, समझ आया इतना? यस मैम। यस मैम। हाँ जी भाई, रिस्पॉन्स करो बेटा, समझ आई बात? यस मैम, आ गया समझ। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, अब देखो, हाँ जी बोलो भाई। मैम मैं ये कहती, रिकॉर्डेड क्लास में उसे नोट बनाने से अच्छा हम यहीं पे स्क्रीनशॉट ले ले तो। हाँ, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, अगर इसमें तुम डायरेक्टली स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है तो जहाँ पे मेरा बोर्ड कंप्लीटली फिल हो जाएगा मैं साइड हो जाऊंगी और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके मैम। चलो ठीक है, मतलब जैसे मैं आप साइड हो गई हूँ तो अब एक बार सारे बच्चे ट्राई करो, क्या यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है बिना वीडियो को डिस्टर्ब किए? हम ले सकते हैं। यस मैम, लिया जाता है।
अगर लिया जाता है तो ठीक है, जैसे ही बोर्ड कंप्लीटली फिल हो जाएगा उस टाइम पे मैं 2 मिनट के लिए पॉज कर लूंगी और आप वहां पे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। जैसे यस आपको मैम। बार बार रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली नोट्स बना सकते हो। तो फिलहाल बेटा ये हमारा कंफ्यूजन का पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना था। इतना क्लियर हो गया। तो अब इसमें देखो और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेटा। तब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फाइंड द टाइम स्पेंड इन द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए क्वेश्चन आएगा, फाइंड द टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखिए बेटा, ये पार्टिकल यहां से एंटर कर रहा है, अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थोड़ी ना है। ये पार्टिकल यहाँ पे जाके मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, यहाँ पे पूरे रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रहा और यहाँ पे जाके ये बाहर निकल चुका है। तो मतलब इतनी देर के लिए जब तक ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक घूमा है तब तक तो वो मैग्नेटिक फील्ड में है, अदरवाइज वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है। तो आपसे टाइम की कैलकुलेशन करवाई जाती है, तो वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटा। अब देखो एक तरीके से पार्ट जो हमारा पार्टिकल है वो एक आर्क को फॉलो करते हुए चल रहा है। तो ये तो क्या है बेटा, आपकी आर्क है और आपको इस एंगल के बारे में पता है, ये आपका एंगल है, ठीक है। अब मुझे एक बात ये बताओ कि क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि हमारे पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। बोलो भाई, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी फॉर्मूला पढ़ा है हमने ये अच्छे से। आप ध्यान से सुनो आगे क्या होगा। अगर आपको थीटा पता है, थीटा देखो कौन सा थीटा लेना है आपको एक कंप्लीट थीटा लेना है। मतलब जब तक ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो ये इतनी वाली आर्क को ट्रेस करेगा और इस आर्क को ट्रेस करने में उसको कितना एंगल बनाना पड़ रहा है, अल्फा ऊपर और अल्फा नीचे। तो जो आपका एंगल है वो 2 अल्फा हो जाएगा इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा क्या होता है बेटा, ओमेगा का होता है 2 पाई बाय टी। ओमेगा क्या होता है हमारे पास 2 पाई बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब है टाइम पीरियड और इनटू स्मॉल। ये वाला टाइम आपसे पूछा जाएगा और ये सारी चीजें आपको पता होंगी। तो आप ये फॉर्मूला नोट करो, तब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि टाइम स्पेंड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं बोर्ड को रब कर दूंगी। पूरा है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है बेटा कि मान लो वही सेम पार्ट कि इस साइड तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैं हर जगह क्रॉस नहीं बनाऊंगी, इस साइड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर एक पार्टिकल इस तरीके से एंटर करता है, देखो 90 डिग्री के साथ एंटर करता है, तो एग्जिट कितने के साथ करेगा ये बताओ मुझे। अगर एक पार्टिकल 90 डिग्री के साथ यहाँ पे इस लाइन में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री के साथ एंगल के साथ एग्जिट कर रहा है, तो ये बताओ कि उस पर एंटर 90 के साथ कर रहा है तो एग्जिट कितने के साथ करेगा। भैया आज तुम्हारा रिस्पॉन्स बिल्कुल डल है, क्या है, नेटवर्क इशू है, क्या प्रॉब्लम आ गई बोलो। हम 90 के साथ क्या हुआ ही बेटा, मेरी करेंगे। वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? मैम क्लियर है। हाँ तो बताओ, अगर एंट्री 90 डिग्री के साथ हो रही तो एग्जिट कितने एंगल के साथ होगा? मैम हाँ जी, कोडेड लेक्चर मैम अपलोड कर देना मैम। आज शायद मेरे नेट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास बार बार आपकी वीडियो जा रही है तो मैं इतनी अच्छे से समझ नहीं ठीक पा है रही बेटा, हूँ। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग पे चल रही है और आपको क्लास के बाद रिकॉर्डिंग ऐप में अवेलेबल हो जाएगी।
अगर कोई भी इशू है, अगर ऐसी बात है बेटा तो मैं एक काम करती हूँ, फिलहाल 15 मिनट कॉन्टिन्यूस पढ़ा देती हूँ और फिर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, और कोई क्वेरी हो तो हम, हो सकता है कल के नेटवर्क में ऐसे कोई दिक्कत ना आए, तो फिलहाल मैं थोड़ा कंटिन्यूटी के साथ पढ़ा देती हूँ ताकि हमारा टॉपिक पूरा हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, वीडियो रिकॉर्डेड है, सुन लेना बाद में अच्छे से, अगर अभी कोई नेटवर्क इशू है तो। बेटा जो हमारा एंगल ऑफ एंट्रेंस होता है वही हमारा एंगल ऑफ एग्जिट होता है। तो अगर हमारी जो एंट्री है अगर वो 90 डिग्री के साथ हो रही है तो जो हमारा पार्टिकल है वो एग्जिट भी 90 डिग्री के साथ करेगा। अब देखो अगर एंट्री और एग्जिट 90 डिग्री के साथ है तो आप समझ गए होंगे काइंड ऑफ सेमी सर्कल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये सेमी सर्कल बनेगा। अब आप एक बात सोचो, अगर यहाँ पे आप सेमी सर्कल बना रहे हैं, इसका सेंटर कहाँ पे होगा? सेंटर देखो कहाँ होगा, सेमी सर्कल का सेंटर इसी लाइन के ऊपर होगा। क्यों होगा बेटा? मैंने कहा था एक पॉइंट चूज कर लो, दूसरा पॉइंट चूज कर लो, टेंजेंट बना दो। तो देखो ये तो टेंजेंट बन गया, टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर बनाओ, भाई ये परपेंडिकुलर बना दिया। तो देखो दोनों लाइन कहाँ मीट कर रही है? दोनों लाइन सर्कल के, सॉरी इसी लाइन के ऊपर मीट कर रही है, जिस लाइन का नाम मैंने PQ दिया था। अब एक चीज ध्यान रखना, ये फैक्ट हमारा बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा कि अगर आपके पार्टिकल की एंटी 90 डिग्री के साथ हो रही है तो वो एग्जिट भी क्या करेगा? 90 डिग्री के साथ एग्जिट करेगा। अब इसी के ऊपर बेस्ड बेटा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूँ, वो देखो क्या है। अब अगर जिन बच्चों के पास वॉइस क्लियर है, जो सुन पा रहे हैं अच्छे से, वो मेरे को ये बताओ बेटा रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई एक पार्टिकल है, अगर Q उसका चार्ज है, अगर B उसकी वेलोसिटी है, B वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ये बताओ वो कितना रेडियस ट्रेस करता है? फटाफट बताओ। MV/QB। बिल्कुल सही आंसर आया भाई किसी का, MV/QB। वो इतना जो रेडियस है उसको ट्रेस करता है। अब देखो आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये डिस्टेंस D है। अब देखो अगर मान लो बेटा यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, ये V वेलोसिटी है, Q है, और ये B मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका मास M है, ठीक है। 90 डिग्री के साथ एंटर कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे 90 डिग्री आएगा तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा कि भाई अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर ये यहाँ से 90 डिग्री में कर रहा है तो ये घूम फिर के आके वापस बाहर आएगा तो 90 डिग्री के साथ ही बाहर आएगा। पर इस चीज में एक चीज का ध्यान रखना बेटा कि बेटा अगर इसकी वेलोसिटी V है, Q है और ये M है तो ये फटाफट इस रेडियस को फॉलो करने की कोशिश करेगा। अब देखो अब ये जो रेडियस है बेटा ये आपके D से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब हम केस को डिस्कस करेंगे। हम केस नंबर 1 को डिस्कस करते हैं कि अगर आपका जो D है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये ग्रेटर देन है इससे MV/QB से। अब देखो बेटा जैसे ही एक पार्टिकल की वेलोसिटी फिक्स हो गई, जैसे ही एक पार्टिकल का Q फिक्स हो गया, M फिक्स हो गया और B फिक्स हो गया तो उसका रेडियस हमेशा फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब मान लो इसका जो रेडियस है बेटा वो कैसा है, मान लो इसका ये इस तरीके का रेडियस है, देखो ये इसका रेडियस है, ये पाथ फॉलो करना चाहता है। हमें एक बार रिपीट करना जो आपने फिक्स वाली बात बोली थी। बेटा मैंने ये कहा है कि जैसे ही आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाएगी कि ये V की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ये M की वैल्यू है, तो आपकी इन सभी की वजह से आपका जो रेडियस है बेटा वो फिक्स हो जाएगा कि अगर ये पार्टिकल है इस तरीके से मूव कर रहा है तो इतने ही रेडियस में वो मूव कर सकता है। वो आपकी जो रेडियस है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर तक फैला हुआ है। तो जैसे ही आपको ये सारी वैल्यू मिलेंगी आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। और मान लो ये आपका इतना रेडियस है, ये रेडियस है आपका, तो देखो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि आपकी रेडियस की वैल्यू तो छोटी है और D की वैल्यू बड़ी है। तो मतलब मैं इसी केस की बात कर रही हूँ बेटा कि आपकी D की वैल्यू ज्यादा है, किसके मुकाबले ज्यादा है बेटा? रेडियस के मुकाबले ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, पार्टिकल यहाँ से एंटर करेगा, वो अपने मन ही मन में कैलकुलेट करेगा अच्छा मुझे तो इतने रेडियस पे घूमना है, और उसने देखा अच्छा ये रेडियस इस फील्ड के अंदर अवेलेबल है, तो वो फटाफट अपने सर्कल को पूरा करके बाहर निकल जाएगा। ये वो केस है जिसमें वो अपना सर्कल को कंप्लीट करेगा और बाहर निकल चुका होगा। ये तो आपका बिल्कुल स्पेसिफिक नॉर्मल सा केस है।
लेकिन अब देखो सेकंड केस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बेटा। हम सेकंड केस में क्या करेंगे, अगर मान लो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इतनी दूर में फैला हुआ नहीं है, मैं इसको छोटा कर रही हूँ। देखो ध्यान से देखना, मैंने अपने मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस कर दिया है, मैंने सिर्फ यहां तक मैग्नेटिक फील्ड रखा है, यहां तक। अब ध्यान से सुनना बेटा, क्या होगा अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड ये है डी, ये डी की वैल्यू यहां तक है। अब हम केस 2 में आ चुके हैं। केस 1 में तो क्या है कि वो अपने सेमी सर्कल बनाएगा। अब देखो केस सेकंड के अंदर हमें क्या करना है, केस सेकंड के अंदर हमें ये करना है बेटा कि जो आपका डी होगा ना, ठीक है, इस टाइम आपका जो डी है वो छोटा है किसके मुकाबले, आपके रेडियस के मुकाबले। ध्यान से देखो बेटा, जैसे ही पार्टिकल यहाँ एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच चुका है, जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंच चुका है वैसे ही क्या होगा बेटा, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कौन सा होगा, वो एक मैग्नेटिक फोर्स होगा, और इसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करने की कोशिश करेगा। और ये जो फोर्स है ये इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, जैसे ही इस पॉइंट पे ये पार्टिकल पहुंचेगा, अब ये कहाँ जाना चाहता है बेटा, ये तो आगे जाना चाहता है। बेसिकली ये अपनी सर्कल को कंप्लीट करना चाहता है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस साइड है। लेकिन क्या इस पॉइंट के बाद इसके ऊपर फोर्स लगेगा? मुझे इस पॉइंट का आंसर दो। क्या इस पॉइंट के बाद, मैं इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ, इस पॉइंट का नाम बेटा मान लो जेड है, क्या इस जेड पॉइंट के बाद बेटा इसके ऊपर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? नो मैम, नहीं लगेगा। इसके बाद फोर्स नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही तो फोर्स लग रहा था ना। अब ये वो सेम वाला क्वेश्चन हो गया जैसे हम क्लास 9 से छोटे बच्चे को भी डिस्कस करवाते हैं कि मान लो आपके पास एक स्टोन है बेटा, उस स्टोन को आपने धागे से बांध रखा है और उस स्टोन को आप इस तरीके से क्या करवाने लग रहे हैं, आप रिवॉल्व करवाने लग रहे हैं, ठीक है। और कहीं पे अगर वो स्टोन जो है उस धागे से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो क्या बताओ, अभी भी वो स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा? नो मैम। नहीं करेगा। कोई इसका रीजन एक्सप्लेन कर सकता है क्यों नहीं करेगा? बोलो फटाफट, कोशिश करो बेटा एक बार। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है कि अगर आपने एक स्टोन को एक थ्रेड के साथ टाई किया हुआ है और आप उसको रिवॉल्व करवाने लग रहे हैं, और जैसे ही अगर थ्रेड जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आपका स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता, वो सामने चला जाता है। हम कहते हैं वो अलोंग द टेंजेंट चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो आपका थ्रेड था उसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही थी वो टेंशन ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही थी। लेकिन आपका क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे भी यही चीज है बेटा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मिल रहा था, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं है तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स भी खत्म हो गया। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो गया बेटा तो ये आगे सर्कल पाथ पे नहीं चलेगा, ये आपका स्ट्रेट पाथ पे चलेगा। तो इस केस में क्या होगा बेटा, ये फर्स्ट रीजन से एंटर करके सेकंड रीजन में तो पहुंच जाएगा, लेकिन जो सेकंड रीजन है उसके एक पोर्शन ऐसा है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो चुका है, मतलब थर्ड रीजन स्टार्ट हो चुका है। इस केस में ये सर्कल कभी भी कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा और ये इस तरीके से सामने मूव करने लग जाएगा। तो इस केस में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो एंगल है ना यहाँ पे, इस एंगल के बारे में बताओ, इस थीटा के बारे में बताओ। क्या मेरी बात समझ आई? अब देखिए बेटा, इस थीटा की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, इसको हम एक थोड़ा सा बड़े डायग्राम में करते हैं, आप जो है उसको यहाँ पे समझ सकते हैं। हम ये कहेंगे ये मेरा सेकंड रीजन स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा सेकंड रीजन एंड हो रहा है, पार्टिकल यहां से एंटर करने की कोशिश कर रहा है और पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है, लेकिन अपना सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा और वो सामने चला जाएगा और आपसे इस एंगल के बारे में बात की जाएगी। देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले आपको इसका सेंटर निकालना होगा। सेंटर कैसे निकालेंगे, ये देखो, यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट बनाया और यहाँ पे भी मैं एक टेंजेंट बनाऊंगी। टेंजेंट से 90 डिग्री, देखो ये वाली जो लाइन है ये 90 डिग्री है ऑलरेडी टेंजेंट से। बस मुझे क्या काम करना है, मुझे ना यहाँ पे जो लाइन है इसका 90 डिग्री और बनाना है। देखो एक बार ध्यान से,
ये देखो, तो मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या होगा बेटा, इसका सेंटर होगा, ये ध्यान रखना। अब देखो फटाफट क्या काम करेगा, तो छोटा सा काम बचा हुआ है हमारा। मान लो बेटा ये जो एंगल है ना, ये अल्फा एंगल है, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना है बेटा, देखो ये एंगल कौन सा है, ये वाली जो लाइन है ये आपकी इस लाइन के साथ बना रही है, तो ये एंगल आपका 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर ये एंगल 90 माइनस अल्फा, तो ध्यान से देखना बेटा, जो ये वाली जो लाइन है और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, आपका अल्फा बन जाएगा। अब ये लाइन, सॉरी ये वाला जो एरो है और ये डॉटेड लाइन है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये आपका 90 माइनस अल्फा बन जाएगा, और इस तरीके से ये एंगल फिर से अल्फा बन जाएगा। कहने का मतलब है जो एंगल आपका यहाँ बनेगा वही एंगल बेटा आपका यहाँ बनेगा। आपसे इस एंगल के बारे में पूछा जाएगा, तो आप सोच रहे होंगे मैम अगर इस एंगल के बारे में पूछा जाएगा तो हम इस एंगल के बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन है। देखो ये क्या है बेटा, आपकी ये रेडियस है, और ये क्या है आपका, ये आपका डी डिस्टेंस है जो डी बनेगा। अब जब इस ट्राइंगल पे फोकस करके नाम दे देती हूँ मैं ए बी और सी, तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर हम ट्राइंगल एबीसी की बात करें तो हम कहेंगे ये एंगल अल्फा है, और इसको देखो ये एंगल 90 डिग्री है, हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, साइन थीटा लगाओ बेटा एक बार, आप कहेंगे साइन अल्फा नाम दिया तो मैंने साइन अल्फा लगा दूंगी। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेटा ये आपका परपेंडिकुलर है डी और ये आपका रेडियस है आर, तो यहाँ से आप अल्फा एंगल निकाल सकते हैं साइन इनवर्स डी बाई आर। यहाँ पे आपसे इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको जो है वो अल्फा एंगल निकाल के दिखाना पड़ता है। इसमें बेटा आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, देखो ये पार्टिकल यहाँ से एंटर हुआ था और ये यहाँ पे एग्जिट कर रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस है। मैं अभी एक सेकंड में आपको बताती हूँ, तब तक जो है आप इसको ध्यान से देखो, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछो। एक बार बेटा जो कैलकुलेशन करवाई है अल्फा की, एक बार वो देखो, क्योंकि आपके नीट के अंदर इस तरीके के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ध्यान से, आपके पार्टिकल ने यहाँ से एंटर किया था, आपका पार्टिकल यहाँ से एग्जिट कर रहा है, तो आपसे बहुत बार इस डिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है। तो ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बेटा यहाँ से पार्टिकल एंटर कर रहा है, ये पार्टिकल का सेंटर है, इसका मतलब ये आपकी रेडियस आर है, और अगर आपने ये अल्फा एंगल कैलकुलेट कर लिया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारे पास आर कोस अल्फा। तो आपका बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा बेटा, तो आप कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस आर था, आर में से मैं आर कोस अल्फा माइनस कर देती हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये वो डिस्टेंस हो जाएगा जहां पे जाके ये पार्टिकल एग्जिट करेगा। तो इसमें बेटा यही दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास में हमने यही डिस्कस किया है कि हेलिकल पाथ को कंप्लीट किया है, साथ के अंदर हमने जो ये पार्ट जिसमें हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि हेलिकल हो सकता है, इसमें भी हमने दो केसेस को डिस्कस किया है कि ये जो पार्ट है ये सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है। अगर आपकी रेडियस से छोटा डिस्टेंस डी है तो पार्टिकल कभी सेमी सर्कल पाथ फॉलो नहीं करेगा, वो थर्ड रीजन में चला जाएगा, वो वापस घूम के फर्स्ट रीजन में कभी भी नहीं आएगा। और अगर आपका पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है कि ये जो डिस्टेंस है काफी ज्यादा है, तो ये घूम के वापस अपने फर्स्ट रीजन में जा सकता है। और आपको इसी के बेसिस पे अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो आपके मॉड्यूल में दी। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है आज के लेक्चर में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा यहाँ तक के लिए। मैम ये जो आर कोस अल्फा है ना, एक बार ये वाला समझा दो। देखो बेटा इस ट्राइंगल पे ध्यान दो, ए बी और सी, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है बेटा, ये जो लाइन है ना आपकी ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये जो ए बी है बेटा ये आपका बेस है, और ये जो बी सी है आपका ये आपका परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं कोस अल्फा की बात करूं, ये इन ट्राइंगल एबीसी की बात हो रही है, मैं इस ट्राइंगल को अलग से बना देती हूँ, देखो ऐसे बना दी ट्राइंगल, ठीक है। ये एंगल अल्फा है आपका, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये आपका रेडियस आर है, ये आपका डिस्टेंस डी है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं कोस अल्फा लिखना चाहूँ तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है ए बी और हाइपोटेन्यूज है आर, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ ए बी की वैल्यू आएगी आर कोस अल्फा।
तो मैंने यही लिखा हुआ है बेटा कि A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो है R cos अल्फा। आपको B से लेके जो इसका ये एंट्री पॉइंट है, इस एंट्री पॉइंट को आप X नाम दे सकते हो, तो आपको B से लेके X तक का डिस्टेंस बताना था। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका रेडियस है, ये डिस्टेंस R cos अल्फा है, तो डिस्टेंस कितना बचा? आप R में से R cos अल्फा को माइनस कर दें, वो आपका डिस्टेंस बचेगा। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम यस है मैम, बेटा आ किसी गया। को? आ गया। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी, सिर्फ आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बताना था। कौन से पेज नंबर से कौन से पेज नंबर तक आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अभी शेयर कर दूंगी। और कल की जो क्लास है बेटा उसके बारे में मैं सिर्फ एक नोटिफिकेशन देना चाह रही हूँ। कल एक्चुअली मेरा एक एग्जाम है तो मैं स्कूल जाना है मुझे उसके लिए, तो अगर मैं टाइम से वापस आऊंगी तो आपकी शाम में क्लास होगी, अदरवाइज आपको एक दिन का टाइम मिलेगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का। तो कल की क्लास जो है वो 9 to 10 शेड्यूल नहीं है, अगर वो शेड्यूल होगी तो शाम के टाइम में होगी। और हो सकता है कि अगर मेरी जो एग्जाम है वो लेट खत्म होता है तो कल की क्लास ना भी ले पाऊं मैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर जिन बच्चों का नेटवर्क इशू था वो प्लीज अपने रिकॉर्डेड क्लास से गो थ्रू हो जाएं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। ठीक है मैम। हाँ जी बोलो बेटा। मैम अगर आप कल वाली क्लास मैम शाम को लो तो मैम रिकॉर्ड कर देना मैम, मेरी आकाश की भी क्लासेस होती है ना तो इस वजह से मैं ले नहीं पाऊंगी मैम। हाँ बेटा, रिकॉर्ड सारी क्लास रहेंगी, चिंता मत करो आप उसके लिए। बाकी क्लासेस जो है वो टाइमिंग वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगी। बाकी वैसे डेली कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ ये चेंज कल कल के लिए है। ठीक है, तब तक आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स का काम करो और अपनी जो नोटबुक है वो कंप्लीट करो। अभी मैं क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि आपको कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं।